हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में हम लास्ट लेक्चर वंशागति और विविधता के सिद्धांत का कवर कर चुके हैं। ये चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आपने वंशागति प्रतिरूपों के आनुवंशिक आधार के बारे में पढ़ा है। मेंडल के नियमों के प्रतिपादन तक वे कारक जो वंशागति के प्रतिरूप को नियंत्रित करते हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 100 वर्षों बाद अनुमानित आनुवंशिक पदार्थ का पता चल गया। अधिकतर जीवों में यह आनुवंशिक पदार्थ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल था। कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। सजीवों में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए व राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए। अधिकतर जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मिलता है, लेकिन यह अधिकतर वाहक के रूप में कार्य करता है। आरएनए के अन्य और भी अतिरिक्त कार्य हैं। यह अनुकूलक, संरचनात्मक व कुछ स्थितियों में उत्प्रेरक अणु का कार्य करता है। न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना व एकल इकाइयों से जुड़कर न्यूक्लिक अम्ल बहुलक बनने के बारे में आप पहले ही कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में डीएनए की संरचना, इसकी प्रतिकृति, डीएनए से आरएनए के निर्माण की विधि, अनुलेखन, आनुवंशिक कूट कोड जो प्रोटीन्स में अमीनो अम्लों के क्रम को निर्धारित करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण, स्थानांतरण प्रक्रिया व इसके नियंत्रण के प्रारंभिक आधार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दशक में मानव जीनोम में स्थित पूर्ण न्यूक्लियोटाइड्स क्रमों के निर्धारण से जीनोमिक्स के नए महाकल्प को आरंभ हुआ। इस अध्याय के अंतिम खंड में मानव जीनोम अनुक्रम की आवश्यक पहलुओं एवं इसके परिणामों के बारे में वर्णन किया जाएगा। अपनी चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सजीवों में मिलने वाले सर्वाधिक रुचिकर अणु डीएनए की संरचना के अध्ययन से करें। आगे के खंडों में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि यह बहुतायत में से मिलने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्यों है व इसका आरएनए के साथ क्या संबंध है। तो चलिए डीएनए के बारे में हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनसीईआरटी की लाइन क्या समझाना चाहती है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है। डीएनए की लंबाई सामान्यतः इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स युग्म का संबंध क्षार युग्म से है पर निर्भर है। यह किसी भी जीव की विशेषता है। उदाहरणार्थ एक जीवाणुभोजी जिसे 5×174 कहते हैं, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मिले हैं। जीवाणुभोजी लैम्डा में 48502 क्षार युग्म, एस्चेरिचिया कोलाई में 4.6 × 10⁶ क्षार युग्म व मनुष्य के अणु अगुणित डीएनए में 3.3 × 10⁹ क्षार युग्म है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला डीएनए या आरएनए की रासायनिक संरचना संक्षेप में निम्न है। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा, आरएनए के मामले में राइबोज और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और एक फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन, एडेनिन व ग्वानिन और पिरिमिडिन, साइटोसिन, यूरेसिल व थाइमिन। साइटोसिन डीएनए और आरएनए में दोनों में मिलता है, जबकि थाइमिडिन डीएनए में मिलता है। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आरएनए में मिलता है। नाइट्रोजनी क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोस शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है, जैसे एडिनोसिन व डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन व डीऑक्सी ग्वानोसिन, ग्वानोलिन, साइटिडीन व डीऑक्सी साइटिडीन व यूरिडीन डीऑक्सी थाइमिडीन। जब फॉस्फेट समूह फॉस्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5' हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ जाता है, तब संबंधित न्यूक्लियोटाइड्स डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित शर्करा के प्रकार पर निर्भर है का निर्माण होता है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स 3' to 5' फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस तरह से निर्मित बहुलक के राइबोज शर्करा के 5' किनारे पर स्वतंत्र फॉस्फेट समूह मिलता है, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 5' किनारा कहते हैं। ठीक
इसी तरह से बहुलक के दूसरे किनारे पर राइबोज मुक्त 3' हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ा होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 3' किनारा है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार का निर्माण शर्करा व फॉस्फेट से होता है। नाइट्रोजनी क्षार शर्करा अंश से जुड़ा होता है जो आधार से प्रक्षेपित होता है। आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोस की 2' जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रॉक्सिल समूह स्थित होता है। आरएनए में थाइमिन 5' मिथिल यूरेसिल थाइमिन का दूसरा रासायनिक नाम है की जगह पर यूरेसिल मिलता है। फ्रेडरिच मैस्टर ने 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की थी। उसने इसका नाम न्यूक्लिन दिया। ऐसे लंबे संपूर्ण बहुलक को तकनीकी कमियों के कारण विलगित करना कठिन था। इस कारण से बहुत लंबे समय तक डीएनए की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। मॉरिस विलिकन्स व रोजलैंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्सरे निवर्तन आंकड़े के आधार पर 1953 में जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडली नमूना प्रस्तुत किया। उनके प्रस्तावों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के 2 लड़ियों के बीच 4 युग्मन की उपस्थिति एक बहुत प्रमाणित श्रृंखला थी। उपरोक्त प्रस्ताव द्विकुंडली डीएनए के इरविन 4 ग्राफ के परीक्षण के आधार पर थी, जिसमें इसने बताया कि एडेनिन व थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच अनुपात स्थित व एक दूसरे के बराबर रहता है। 4 युग्मन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की एक खास विशेषता है। ये श्रृंखलाएं एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए एक रज्जुक में स्थित 4 क्रमों के बारे में जानकारी होने पर दूसरी रज्जुक के 4 क्रमों की कल्पना कर सकते हैं। यदि डीएनए इसे पैतृक डीएनए कहते हैं कि प्रत्येक रज्जुक नए रज्जुक के संश्लेषण हेतु टेम्पलेट का कार्य करते हैं। इस तरह से 2 द्विरज्जुकी डीएनए, जिसे संतति डीएनए कहते हैं, का निर्माण होता है जो पैतृक डीएनए अणु के समान होते हैं। इस कारण से आनुवांशिक डीएनए की संरचना के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी मिल सकी। द्विकुंडली डीएनए के संरचना की खास विशेषताएं निम्न हैं। यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है जिसका आधार शर्करा फॉस्फेट का बना होता है व क्षार भीतर की ओर प्रक्षेपी होता है। दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर ध्रुवणता रखती हैं। इसका मतलब एक श्रृंखला को ध्रुवणता 5' से 3' की ओर हो तो दूसरी की ध्रुवणता 3' से 5' की तरह होगी। दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होकर 4 युग्मक बनाते हैं। एडेनिन व थाइमिन जो विपरीत रज्जकों में होते हैं आपस में 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक इसी तरह से ग्वानिन साइटोसिन से 3 ये ग्वानिन और साइटोसिन के बीच बोला है कि ये 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधा रहता है, जिसके फलस्वरूप सदैव प्यूरिन के विपरीत दिशा में पिरिमिडिन होता है। इससे कुंडली के दोनों रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बनी रहती है। दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडलित होती हैं। कुंडली का पिच 3.4 नैनोमीटर 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग होता है। वह 10⁻⁹ मीटर के बराबर है। वह प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षार युग्मक मिलते हैं। परिणाम स्वरूप एक कुंडली में एक क्षार युग्मक के बीच लगभग 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है। द्विकुंडली में एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडलिनी संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं। प्यूरिन व पिरिमिडिन की संरचनात्मक तुलना करो। क्या आप बता सकते हैं कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच की दूरी हमेशा लगभग समान क्यों रहती है? डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव यू परिक्रमी है कि आनुवांशिक उलझाव को सरल तरीके से व्याख्या करने में सक्षम है। शीघ्र ही आणविक जीव विज्ञान में फ्रांसिस क्रिक ने मूल सिद्धांत सेंट्रल डोग्मा का विचार प्रस्तुत किया, जिससे स्पष्ट है कि आनुवांशिक संरचनाओं का बहाव डीएनए से आरएनए व इससे प्रोटीन की तरह रहता है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ये आप देख सकते हैं कुछ विषाणुओं में उपरोक्त बहाव विपरीत दिशा आरएनए से डीएनए की तरफ भी होता है। तो ये मूल सिद्धांत है, किसने दिया था? ये इसको बोलते हैं हम सेंट्रल डोग्मा। ये हमें दिया था फ्रांसिस क्रिक ने। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो डीएनए, अगर डीएनए से ही डीएनए बनता है तो उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, यानी कि हिंदी में प्रतिकृति। अगर डीएनए से आपका आरएनए बनेगा, आरएनए कौन सा? मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, तो उसे हम बोलते हैं अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में बोलते हैं। मैसेंजर आरएनए से अगर आपका प्रोटीन बनता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, मतलब कि रूपांतरण।
और ये किसने दिया था, ये दिया था फ्रांसिस क्रिक ने। तो आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हैं, ये डीएनए का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें प्रत्येक घुमाव में आप देख सकते हैं 10 बेस पेयर हैं। बेस पेयर मतलब कि जो क्षार युग्म का जोड़ा है वो है। एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, से जुड़ा होता है ये। और ये एक घुमाव जो है इसका, यहाँ से एक घुमाव, ये जो एक घुमाव है इसका, ये 3.4 नैनोमीटर का है। इसके बाद है डीएनए कुंडली का पैकेजिंग। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ डाउट आता है तो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड फिर इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।